नमस्कार, मार्केट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मंजंदा और आज हमारे साथ खास बातचीत में शामिल हो रहे हैं एनएसआईसी के सीएमडी मिस्टर एचपी कुमार। उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि अब क्या देश की अर्थव्यवस्था नई सरकार के साथ साथ फिर से वापस पटरी के ऊपर लौटती हुई नजर आ रही है या अभी उसको पटरी पर लौटने में समय लगेगा। बजट से जो उनको उम्मीदें थी क्या वो फुलफिल हुई, क्या पूरी हुई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एचपी कुमार साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। कुमार साहब, मेरा पहला सवाल, बजट आया, नई सरकार ने अपना बजट पेश किया, कितने नंबर देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? नंबर के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है, परंतु जो मेरा विचार है इस बजट के बारे में वो बहुत पॉजिटिव है जी। पूरे बजट में सभी जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनको कवर किया गया है जी। सोशल सेक्टर्स के अलावा जो डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं, इंडस्ट्री है या कॉमर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। इन सब के ऊपर एक फोकस करके आइडेंटिफाई किए गए हैं एरियाज़। हालांकि बजट के जो फिगर्स हैं वो थोड़े स्टार्टिंग में कम है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोगों ने कहा भी कि 100 करोड़ रुपए के एलोकेशंस करके जी। परंतु ये एक इंडिकेशन है गवर्नमेंट का मेरे विचार से कि हम इन एरियाज में आगे काम करना चाहते हैं जी। और उनको छोड़ नहीं सकते जी। तो हालांकि बजट अलॉटमेंट थोड़ा अभी बिगिनिंग में कम दिखता है जी। परंतु एक बार काम शुरू होगा और जो आवश्यकता होगी बजट की, मुझे लगता है कि वो सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। जी। जहाँ तक एमएसएमई क्षेत्र की बात है, स्पेसिफिकली मैं उस पर आना चाहूँगा क्योंकि मैं उससे जुड़ा हूँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जी। मेरे विचार से ये एक बेस्ट बजट रहा है लघु उद्योग के विकास के लिए और लघु उद्योगों को जो इंसेंटिव्स की आवश्यकता थी जी, उनके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए जी, वो इस बजट में काफ़ी हद तक इसमें किए गए हैं। क्या आपको लगता है जो नेगेटिव एक पिक्चर बन गई थी, एक नेगेटिविटी हमने कॉरपोरेट्स के अंदर देखी थी, चाहे वो मध्यम वर्ग के आपके उद्योग थे या फिर हम कहें कि बड़े से बड़ा अगर कॉरपोरेट कोई घराना था, सभी प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उससे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो उनकी उम्मीदें थीं वो उम्मीदें कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही थी और इसीलिए कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की आवश्यकता थी और वो परिवर्तन यहाँ पर नजर भी आया। नई सरकार आने से, जैसा कि अभी आपने बताया कि लघु और मध्यम उद्योगों को कहीं ना कहीं सरकार ने एक स्पेस जरूर दिया है बजट के अंदर, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारा एक ड्रॉबैक है, हम सशक्त नहीं है, अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, बिजली नहीं है, पानी की दिक्कत आती है। अगर फाइनेंशियल कंडीशंस की अगर हम बात करें, अगर किसी लघु और मध्यम उद्योग को ज़रूरत पड़ती है फंडिंग की या लोन रिस्ट्रक्चरिंग की, तो उसको वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बैंक्स अपने हाथ खड़ा कर देते हैं। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है इस बजट के आने से या इस नई सरकार के आने से ये दूर हो जाएंगी? और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इन समस्याओं से लड़ा जाया जा सकता है, इनसे पार पाया जा सकता है? देखिए, बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जी, सरकार का लेखा जोखा है पूरे साल का जी, और बजट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं को तो दूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, परंतु आर्थिक क्षेत्र में जो आपने बताया, एक इंडस्ट्री में और व्यापार जगत में, उद्योग जगत में जो एक माहौल था पहले जी, वो एक नेगेटिविटी का माहौल था। बिल्कुल, एक ट्रस्ट डेफिसिट थी, विश्वास की कमी थी कि एक तो रेट्रोग्रेड टैक्स जो प्रोविजंस लाए गए थे उससे लोगों को एक भरोसा कम हो गया था कि आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो आज की कंडीशंस में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कल वैलिड होंगी कि नहीं होंगी। अगर लॉज ही रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चेंज कर दिए गए तो उनकी जो प्लानिंग है इन्वेस्टर की वो खराब हो जाती है। बिल्कुल, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट की जो फीलिंग थी उसकी वजह से, और दूसरा इन्फ्लेशन का प्रेशर, हाई इंटरेस्ट रेट्स जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स का ना टेक ऑफ करना जी, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे वो, तो वो उसके कारण आप जानते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिल रही थी और
तो एक तरह से सब काम ऐसे लगता था जैसे रुका हुआ था जी। तो उस सिचुएशन में एक ग्लूमी पिक्चर बन के सामने आई थी। जी। अब गवर्नमेंट के चेंज होने से एक विश्वास की फीलिंग आई है दोबारा। जी। लोगों को लगता है कि जिस तरह से परिवर्तन की बात की जा रही है, जिस तरह से अमेंडमेंट्स भी लाए जा रहे हैं, अभी कल परसों की बात है कि लेबर लॉ के कंप्लायंसेस में भी काफ़ी अच्छे जी। सुझाव सामने आए हैं जिस पे चर्चा बिल्कुल। की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स तेजी से टेक ऑफ करने की बात की जा रही है। फंडिंग की आपने बात की तो बैंकों की अपनी लिमिटेशंस थी, परंतु एक विश्वास अगर पैदा होगा इंडस्ट्री के अंदर बैंकों का भी तो लैंडिंग बढ़ेगी। बिल्कुल। उसके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जो कि मेरे विचार से गवर्नमेंट के आने से, नई गवर्नमेंट के आने से एक माहौल बना है और बजट ने उसको एक थ्रस्ट दिया है। जी। इंडस्ट्री में जो एक थ्रस्ट की जरूरत होती है, एक बिल्कुल। एक सपोर्ट की जरूरत होती है, वो खाली पैसे से नहीं है, जी। एक एश्योरेंस ही बहुत है कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो ये एक एश्योरेंस की फीलिंग बजट से निकल के आती है। और मेरा ये मानना है कि अभी देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ दिखाई देने लगी पिछले महीने, पिछले क्वार्टर में। बिल्कुल। इन्फ्लेशन के डेटा भी नीचे रिड्यूस होकर के आए हैं तो फर्क आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल फर्क दिखाई देने लगा। नई सरकार आई है और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी इंडस्ट्री ने खोया, एक वही विश्वास की आप बात कर रहे थे कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्या हम ये मान करके चलें कि देश का सीईओ बदल गया और उस नए सीईओ में वो दमखम नज़र आता है जो एक कॉरपोरेट हाउस के सीईओ के अंदर बात होनी चाहिए, और जिस तरीके से एक कंपनी का कॉरपोरेट का सीईओ एक डायरेक्शन देता है कंपनी को और उसको आगे लेकर के चलता है, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी साहब उसी सीईओ की भांति यहाँ पर अब काम करते हुए नजर आएंगे? और उसकी हालांकि पिक्चर दिखाई देने लगी, अभी ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर भी वो एक तस्वीर जो है सीईओ की वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब की नजर आई। क्या लगता है आपको वाकई में वो सीईओ की भांति काम कर रहे हैं? लोगों का परसेप्शन तो ऐसा ही है जी। क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है, परंतु जो लोग गुजरात में काम करते रहे हैं, हम लोग भी करते रहे हैं, हमने देखा है कि गुजरात में जिस तरह से उन्होंने एज ए सीईओ पूरे स्टेट के इकोनॉमिक ढांचे को, सोशल ढांचे को सुधारा है और जिस तरह से लोगों की जो रहन सहन का स्तर है उसको इम्प्रूव किया है, तो एज ए सीईओ ही कर पाए वो। जी। और देश में अभी चूँकि वो अभी बहुत कम समय हुआ है, हालांकि वो रिफ्लेक्शन सीईओ वाला सामने आ रहा है जी। और मुझे लगता है कि लोगों का परसेप्शन भी यही है कि वो तो हैंड्स ऑन आदमी है। जी। वो तो 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाले और फोकस्ड तरीके से काम करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी बना के काम करते हैं और माइन्यूट डिटेल्स में भी जाते हैं। तो ये सीईओ की ये सारी क्वालिटीज़ और ट्रेड्स दिखाई देती हैं। आपको क्या लगता है लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को कौन कौन से ऐसे कदम और उठाने चाहिए जिससे ये क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार इसी क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है और अगर एम्प्लॉयमेंट इस क्षेत्र के अंदर जनरेट होती है तो निश्चित तौर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी ये अपनी छवि बना पाने में कामयाब रहेगा ये क्षेत्र। कौन से ऐसे क्षेत्र आपको महसूस होते हैं कि यहाँ पर काम करना लाजमी है? देखिए, मेरे विचार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो इस देश में काम कर रहा है उसमें 2 एरियाज में काम करने की आवश्यकता है मुख्यतः। जी। एक तो रोजगार के नए अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। आपने बताया कि ये एक इकोनॉमिक सेक्टर ऐसा है जो सबसे अच्छी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करता है। कृषि के बाद इसका दूसरा नंबर बिल्कुल है, लगभग 8 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं डायरेक्टली। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है हमें, तो खेती में तो अब स्कोप है नहीं। बिल्कुल। तो उद्योग में ही जाना पड़ेगा, एंटरप्राइजेज में ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए नई एंटरप्राइजेज का लगाना जरूरी है जी। क्योंकि एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज सेक्टर जो है उसमें जो नई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है जी वो सीमित है। जी। अगर हमारा एग्जिस्टिंग औद्योगिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर
मैं ये एक एस्टिमेट कर रहा था कि अगर 10% पर एनम की ग्रोथ भी दिखाता है, जी 10%, जी जो कि बहुत ही एम्बिशियस ग्रोथ है, जो फॉर्मल सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री जी। का, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो भी केवल 3% एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। जी 10% की अपनी ग्रोथ पे ग्रोथ पे 3% इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ओके। अब 3% इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमारे एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही सीमित है। सीमित है, बिल्कुल। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए नए एंटरप्राइजेस लगाए जाएं। जी अब समस्या क्या है कि गांव से, छोटे शहरों से लोग अर्बन एरियाज की तरफ, मेट्रोपॉलिटन एरियाज की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ, बॉम्बे की तरफ, कलकत्ता, मद्रास, जी। बेंगलोर, हैदराबाद और इन शहरों की तरफ आ रहे हैं। आपको वहीं पे उनको रोकना होगा, क्योंकि वहीं पे उद्योग के, एंटरप्राइज के जो स्थानीय स्तर पर विकास किया जा सकता है, उसको अगर आप करेंगे तो वहीं जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। हालांकि 10,000 करोड़ रुपए की जो एलोकेशन यहाँ पर स्टार्टअप कैपिटल के तौर के ऊपर देने की बात बजट के अंदर कही गई है, क्या उससे कुछ चेंज आते हुए नजर हाँ, आए? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी कि ये जो एक कदम किया गया है, देखिए इसमें 3 चीज़ों को एक साथ 4 चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा बजट में, जी जो चारों संबंधित हैं। जी 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 और मैं जो बात कर रहा था कि रूरल एरियाज से, सेमी अर्बन एरियाज से, छोटे टाउन से आपको जो इन्फ्लक्स हो रहा है उसको वहीं पे थामना होगा। ये चारों स्टेप जो बजट में लिए गए हैं, ये उसकी तरफ ही एक इंडिकेशन है। जी पहला है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड का क्रिएट करना। जी जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एक 100 करोड़ का फंड किया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे विकसित किया जाए, जी उसके लिए क्या इकोसिस्टम होना चाहिए, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उनको माहौल, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना। बेसिकली तो रूरल एरियाज के लोगों को मालूम नहीं है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब उनके पास देखिए रूरल प्रोडक्ट्स हैं, अनाज है जो पैदा करते हैं, फ्रूट्स हैं, जी वेजिटेबल्स हैं, ये तो है ना उनके पास। बिल्कुल। उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते वो। उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल ठीक बात। आधा रास्ते में खराब हो जाता है, आधा वहीं सड़ जाता है। बिल्कुल। अगर उसको वहीं पे छोटी इंडस्ट्री लगा के छोटा वैल्यू एडिशन करने के लिए सिखाया जाए, जी और वहीं उसको मशीनरी दी जाए छोटी, जी और उसको ट्रेनिंग दे के, और वहीं उसको ये रॉ मटेरियल को जो वहाँ का प्रोड्यूस है उसको कन्वर्ट करके और वहीं पे उसको उद्योग के रूप में एक चालू किया जाए, जी तो इससे कई फायदे होंगे। तो एक तो एरिया ये है। जी एक एरिया है जिस पे बजट ने ध्यान दिया है, वो है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जी लिखा है ना, देखिए। जी 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 अब इसका क्या मतलब है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंक्यूबेशन सेंटर मतलब वही स्किल डेवलपमेंट, हैंड होल्डिंग सेंटर। जी इंक्यूबेशन में नए बिजनेस क्रिएट करने के लिए आप पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं। जी वो अपना ट्रेनिंग भी होती है, स्किल भी होती है, मशीन कैसे चलाई जाएगी, इक्विपमेंट, ये NSIC भी कर रहा है हमारा। जी हमने एक पायलट बेसिस पे कुछ इंक्यूबेशन सेंटर लगाए हैं, जी और अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा तो नेचुरली वहाँ के लोगों को वहीं पे ही जॉब क्रिएट करने में आसानी होगी। जी और उसके बाद आता है वो 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड जो अनाउंस किया गया है बजट जी में। उससे ये है कि वो वेंचर फंडिंग को प्रमोट करने में, वो फंड ऑफ फंड्स कहते हैं, जी। मतलब 10,000 करोड़ से गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है कि 30-40 हज़ार करोड़ रुपए की वेंचर फंडिंग वो पूरे कंट्री में फैला सकते हैं। जी और भी वेंचर फंड के लोग आएंगे, जी जी उनको कुछ पैसा गवर्नमेंट लगा देगी, बाकी वो लगाएं। जी इसके साथ एग्जिट पॉलिसी के लिए जो लॉज हैं वो बनाने की बात की गई है बजट में, जी क्योंकि वेंचर फंडिंग यहाँ पे विकसित नहीं हो रही थी। बिल्कुल। उसका एक कारण ये था कि वेंचर फंड पैसा तो लगा दे आपकी कंपनी में, निकले कैसे बाहर, क्योंकि लिस्टिंग तो हो नहीं रही जी और एग्जिट रूट है नहीं। जी तो एग्जिट रूट के लिए जो लॉज हैं, जो इंसॉल्वेंसी लॉज हैं, उनको परिवर्तित करके जी। कि आप अगर अपना बिजनेस बंद करके निकलना चाहें, या तो लिस्टिंग करा लीजिए, वेंचर फंड वाला निकल जाएगा, बिल्कुल। या फिर बंद करने के लिए उसको लॉस सिंप्लीफाई करिए तो वो निकल सकता है, बेच के अपना बिजनेस बेच दो, निकल जाओ। जी तो ये सारे जो इश्यूज बजट में डिस्कस किए गए हैं, इन सभी का जो उद्देश्य मुझे दिखता है वो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए नए बिजनेसेस को बढ़ावा देना। जी तो एक एरिया तो ये हो गया। बिल्कुल। दूसरा एरिया मैं आपको बताऊं क्या है। चाइना से हमारे देश में
हजारों चीजें आ रही हैं बिल्कुल आ रही है। और हमारे जो वर्तमान में लघु उद्योग हैं वो इससे बहुत प्रभावित है, बहुत अधिक उनके ऊपर असर पड़ा है। कुछ लोग तो बिल्कुल बंद ही कर गए, बिल्कुल। कुछ लोग क्या करने लगे कि अपना उनको महंगा पड़ रहा है बनाना, जी। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों बनाएं, हम वहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं, अपना ब्रांड करके बेच देंगे, बिल्कुल। वहीं से पैकेजिंग करवा के ले आते हैं, अपने ब्रांड पे बेच देते हैं। और कुछ लोगों ने सोचा कि हम ट्रेडिंग ही शुरू कर दें, इससे अच्छा अपने में। तो उससे हो क्या रहा है, हमारे देश में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, बिल्कुल। लघु उद्योग मतलब कम हो रहे हैं, बढ़ने की बजाय कम हुए इसकी वजह से। तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा जी। और उसके करने के लिए हमें जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं हमारी लघु उद्योग सेक्टर में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, उनको टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है, उनको मशीनें देने की जरूरत है और उनके प्रोडक्ट्स को स्केल अप करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। ताकि उनकी कॉस्ट और क्वालिटी को हम इस तरह से ला सकें कि वो चाइनीज इंपोर्ट से मीट कर सकें। जी। देखिए, आप एक्सपोर्ट करें तो आप एक्सपोर्ट अर्निंग करते हैं तो आप एक्सपोर्टर बन जाते हैं, आपको बड़े इनाम मिलते हैं और बड़े इंसेंटिव मिलते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी ये वो सब। जी। आप अगर इंपोर्ट को रोकें अपने यहाँ प्रोडक्शन करके, एक्सपोर्ट मत करिए, जी। इंपोर्ट की जगह अपना बनाने लगिए, तो भी तो आप फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक्सपोर्ट से कम थोड़ा है कोई। जी बिल्कुल। तो इस तरह से इन एरियाज में काम करने की जरूरत है, जो कि मेरा मानना है कि बजट से भी और वैसे भी जो सरकार की पॉलिसीज अब धीरे धीरे आ रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, सब इन्हीं दिशाओं में काम करेंगे, कर रहे हैं, शुरुआत हुई है अभी। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम होगा। इन्फ्लेशन इसमें एक बड़ा स्पीड ब्रेकर के तौर के ऊपर काम कर रहा है। इन्फ्लेशन, हालांकि गवर्नमेंट ने भी इंडिकेट किया है कि ठीक है इन्फ्लेशन रहनी चाहिए और इन्फ्लेशन को समर्थित भी हैं, लेकिन किस तरीके से लोगों के पास में पैसा ज़्यादा जनरेट हो ताकि उनके खर्च करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब कोई लघु उद्योग लगाया जाएगा जिसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आज की तारीख के अंदर अगर एक छोटा सा लघु उद्योग लगाया जाए तो उसकी अगर कॉस्टिंग की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो उसका रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है, जैसे अभी आपने बताया कि उससे अच्छा है कि बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाए और उसकी ट्रेडिंग कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेबर कॉस्ट यहाँ पर एक तो उसको तंग करेगी एंटरप्रेन्योर को, दूसरा रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग, थर्ड वन जो उसने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट रेट। अभी भी ये चीज़ें यहाँ पर हाई हैं, लेबर कॉस्ट काफ़ी महंगी, इसके साथ साथ में बिजली की काफ़ी किल्लत। हालांकि बिजली की भरपाई के लिए बहुत विज़न है, लेकिन उस विज़न को कितने टाइम पीरियड के अंदर फुलफिल किया जाएगा या उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मगर क्या आपको लगता है कि ये सारी जितनी भी मुसीबतें हैं इन सब से 1 से 2 साल के अंदर अंदर दूर हो जाएंगे और जो ग्रोथ रेट है एसएमई की, पर्टिकुलरली जो ग्रोथ की जो आपकी पार्टिसिपेशन है उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा? इन्फ्लेशन की जो आपने बात की, मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन से तो कोई खुश नहीं है जी, और कोई सपोर्ट भी नहीं करता कि इन्फ्लेशन इतनी हाई रहे जी। इन्फ्लेशन बाकी देशों में आप देखिए 2%, 1% तक रहती है, बिल्कुल। 2% तक, और 8 से 10% की रिटेल इन्फ्लेशन या 6 से 7% की होलसेल इन्फ्लेशन, ये सस्टेनेबल नहीं है। इतनी इस लेवल की इनकम इंक्रीज भी नहीं है लोगों की। तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए तो जो भी सरकार कार्यवाही करने की ज़रूरत है वो तो करनी चाहिए और उस दिशा में सभी लोग चिंतित भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पे काम नहीं हो रहा है, नेचुरली हर एक आदमी कंसर्न है। और इन्फ्लेशन से जुड़े हुए हैं ब्याज की दरें, बिल्कुल, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्फ्लेशन डाउन होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्फ्लेशन डाउन होगी तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम होंगी, और इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बोरोइंग कॉस्ट कम होगी। तो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड करने में सहायता होगी। उद्योग के लिए ये बहुत जरूरी है, कंज्यूमर के लिए भी बहुत जरूरी है, इवन जनरल पब्लिक के लिए भी इन्फ्लेशन का बहुत बुरा असर है, परंतु उद्योग पे भी इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा इन्फ्लेशन अगर कम होगी। जहाँ तक ग्रोथ की बात है लघु उद्योग क्षेत्र में, एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ पहले इन जनरल जो ग्रोथ है उससे अधिक रहती है।
बड़ी इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर 5% 6% रहती थी तो एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ 8% से 10% रहती थी। पिछले 5-6 सालों में भी ग्रोथ जो है 10% से ऊपर रही है एमएसएमई सेक्टर की। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इश्यूज हैं आपने बताया, पावर की प्रॉब्लम है, इवन स्पेस की, इंडस्ट्रियल स्पेस की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल शेड्स और अवेलेबल नहीं है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो समस्याएं हैं उसमें पानी की है, या इसमें एक बहुत बड़ा टैक्सेशन का भी इशू है, टैक्सेशन पे मैं आता हूँ। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं ये चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है जी। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन कराना ये स्टेट है। अब दिल्ली में अगर इंडस्ट्री लग रही है तो पावर की जो उपलब्धता है या इंडस्ट्रियल शेड्स की उपलब्धता है वो स्टेट गवर्नमेंट को करानी है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर सकती है जी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा, या कोई पर्टिकुलर इंसेंटिव स्कीम बना के प्रमोशन के लिए उसके। परंतु लोकल लेवल पे जो रोड्स हैं, इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, ये सब स्टेट को करने हैं। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, डिपेंड करता है कि स्टेट की अपनी माली हालत कैसी है, बिल्कुल उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं। परंतु मैं ये कहूँगा कि सारे स्टेट्स इस मामले में अवेयर हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करके और नए एंटरप्राइजेज लगाए जाएं। इसीलिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ये जो अलग अलग जो क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है, इसका वही कारण है कि क्लस्टर्स में फ्लैटेड फैक्ट्रीज के द्वारा और छोटे छोटे इंडस्ट्रियल शेड्स बना के इन पे काम किया जा सकता है। टैक्सेशन की एक समस्या है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक तो लोगों को अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आएगा इससे कितना फर्क पड़ेगा, परंतु लोग वेट कर रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जल्दी आए जी। और उससे उनको लगता है कि ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है इनसे निजात मिलेगी, प्रोसीजर्स कम होंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, उसी से उनको काफी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, इंस्पेक्टर राज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत एक समस्या है जो एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आने से कम होगी। सर्विस टैक्स के मामले में काफ़ी, चूंकि लाखों की संख्या में एंटरप्राइजेस सर्विस टैक्स के दायरे में भी आ गई हैं, छोटी एंटरप्राइजेस। तो सर्विस टैक्स की लिमिट इस समय तक जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 10 लाख रुपए है जी। तो उसमें छोटे जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी डिमांड है, उनकी मांग रही है कि इसको बढ़ाया जाए क्योंकि ये बहुत कम है और 10 लाख रुपए की टैक्सेशन लिमिट तो बहुत ही छोटी होती है और काफ़ी साल भी हो गए इसको फिक्स किए हुए। इसी तरह से अभी एक बजट में प्रोविजन आया है कि 25 करोड़ से ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगी इंडस्ट्रीज उन पे हम एडिशनल 15%, शायद 15% ही है जी, 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस देंगे जी। पहले ये 100 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट थी पिछले साल जो ये बजट उसको 25 करोड़ कर दिया गया है जी। इंडस्ट्री का ये मानना है और हमारा भी ये सुझाव था कि इसको घटा के और कम किया जाए क्योंकि छोटे उद्योग जो हैं, अब स्मॉल इंडस्ट्री की डेफिनेशन ही 5 करोड़ 5 करोड़ किया जी। अब देखिए बड़ी इंडस्ट्री अगर 25 करोड़ से ऊपर लगाएगी तो उसको तो वो बेनिफिट मिल जाएगा, छोटी इंडस्ट्री को नहीं, छोटी को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब कोई 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट लगा के और अगर अपनी फैक्ट्री शुरू कर रहा है जी, तो उसको भी आप वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस अगर दे दें तो नई स्मॉल इंडस्ट्री काफी संख्या में इंसेंटिवाइज होंगी और नई नई स्मॉल इंडस्ट्री लगेगी। बिल्कुल। तो ये एक और इशू है जिसको गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है जी। टैक्सेशन को लेकर के भी यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है और दूसरा जीएसटी को लेकर के तो खैर सभी लोग कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए। इंस्पेक्टर राज चूंकि देश के अंदर पहले भी है और इससे इंडस्ट्रीज काफी खफा भी नजर आती हैं और कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देने में इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट्स ज्यादा रही हैं। करप्शन देश की सबसे बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि हम इस आने वाले 5 सालों के अंदर करप्शन से निजात पा जाएंगे? पूरी तरह निजात पाना तो मुझे संभव लग नहीं रहा जी कि इतनी जल्दी करप्शन से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे जी। परंतु करप्शन कम हो जाए, आधा हो जाए जी, मतलब आधा भी रह जाए तो लोगों को बहुत निजात मिल जाएगी। आधा 5 साल में हो जाए, आधा और अगले 5 साल में निकल जाए। बिल्कुल। एसएमई सेक्टर के अंदर आपको कौन सा ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां पर अभी आपको लगता है कि तुरंत प्रभाव से ये कार्य कर दिया जाए तो निश्चित तौर के ऊपर इसका एक
पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो साथ के साथ में नजर आएगा? देखिए, एसएमई सेक्टर में मुख्य जो करप्शन की शिकायतें आती हैं जी वो लेबर लॉस के कंप्लायंस की वजह से ही आती हैं जी और इंस्पेक्टर राज की वजह से ही आती हैं। जी और ये शिकायत पूरे देश में सभी तरफ से आती हैं, एक्चुअली एसोसिएशंस की तरफ से भी आती हैं, इंडस्ट्री की तरफ से भी आती हैं। उसका कारण है कि इतने सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं, लोगों को लॉज में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को उसके जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस की जो तरीके हैं उनमें दिक्कत आ रही है। तो हमारा सुझाव ये भी था, और पिछले 2-3 दिन में में जो जानकारी मिली है कि मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंप्लायंस के मेथड्स में एक गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसपे शायद पब्लिक डिबेट या पब्लिक कमेंट्स मांगे गए हैं। और उसमें ये मुख्य बातें जो मुझे मेरी जानकारी में है, ये है कि एक तो इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से हर समय इंस्पेक्शन करने नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया जी। जो अलग अलग तरह के इंस्पेक्टर्स जाते थे, डिफरेंट एक्ट के अलग अलग इंस्पेक्टर हैं। फैक्ट्रीज एक्ट का अलग है, मिनिमम वेजेस एक्ट का अलग है, बॉयलर्स का अलग है, और एनवायरनमेंट का अलग है। तो ये सारे इंस्पेक्टर अपनी अपनी टाइमिंग अपने अपने हिसाब से जो जाते थे जी, उसमें शायद गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि ये इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे जब तक कि उनके पास कोई एविडेंस ना हो कि वहां पे वायलेशन हो रहा है जी। और अगर जाएंगे भी तो वो एक हायर अथॉरिटी के अप्रूवल से जाएंगे। जी ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए चले गए और पहुंच गए वहां पे। जी। तो एक तो इससे बहुत चेक होगा कि अपनी मर्जी से हर समय इंस्पेक्टर का जो डर है लघु उद्योग को, स्मॉल इंडस्ट्री को, वो खत्म होगा जी। और अगर जाएंगे तो किसी एविडेंस के बेसिस पे जाएंगे और हायर अथॉरिटी के अप्रूवल से जाएंगे। तो नेचुरली इसका मतलब जेन्युइन केस में जहां उनको लगेगा कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है वहां पे वो जाएंगे। जी। दूसरा, मिनिस्ट्री ने ये कहा है, जो मैंने पढ़ा है, जी। देखा नहीं है डिटेल गाइडलाइंस, कि एक यूनिफाइड पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसपे सारी कंप्लायंसेस, सारे फॉर्मेट्स आप उस पर अपलोड कर दीजिए। जी। इंडस्ट्री के लिए जितनी भी आपकी कंप्लायंसेस, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस पर फॉर्मेट, अपने स्टेटमेंट जितने भी हैं यूनिफाइड उस पोर्टल में अपलोड कर दीजिए, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दीजिए, और उसको एक डिपार्टमेंट जो है अलग अलग के लोग उसको एग्जामिन करके और वेरीफाई करके आपको कंप्लायंस को इंश्योर कर लेंगे। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप वो भी उसी पे कर दीजिए, जी। अगर आपको कोई तकलीफ है इंस्पेक्टर से या किसी डिपार्टमेंट से, वो भी आप उसी पे कर दीजिए। तो एक ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिससे उद्देश्य यही है कि लघु उद्योगों को इनके कंप्लायंस में सुविधा दी जाए और सरलता दी जाए, जिससे कि ये करप्शन और इंस्पेक्टर राज का मामला खत्म हो। तो अभी देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होकर सामने आता है और इसका इंडस्ट्री के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है। पर हमारी उम्मीद है कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एनआईसीसी अब आगे क्या एक्सपेक्ट करती है कि अगले 5 सालों के अंदर जो ग्रोथ का चार्ट है इसका, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस स्तर पर पहुंच जाएगा? देखिए, एनएसआईसी का पिछला जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रही है उसमें हम लगभग 25 से 30% की पर एनम ग्रोथ करते रहे हैं जी। और जबकि एनवायरनमेंट डिप्रेस था जी, एक रिसेशन की कंडीशंस थी पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ भी बिजनेस काफ़ी लो उसमें चल रहा था, स्पिरिट्स में जी। तो अब चूंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम इससे भी अधिक 30 से 40% तक की एनुअल ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे। और पिछले साल हमारी जो टर्नओवर रही लगभग 17,000 करोड़ रुपए रही है टोटल बिजनेस, और इस साल हमारा टारगेट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आप समझते हैं कि हैंडलूम का क्षेत्र जो है वो ज्यादा बेस्ट नजर आता है, या फूड एंड प्रोसेसिंग का, या पैकेजिंग का? कौन सा ऐसा क्षेत्र आपकी नजर से बेस्ट नजर आता है कि अगर इस क्षेत्र के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होती है तो निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर 100% सक्सेस के चांसेस रहेंगे? मैं तो 3 ही सेक्टर की बात करता हूँ जो सबसे बढ़िया है। जी।
जिसमें कभी यहाँ पे डिमांड खत्म नहीं होगी जी और हमेशा जो भी आप काम शुरू करेंगे इन 3 सेक्टर्स के अंदर वो चलेगा ही चलेगा। जी उसकी मार्केट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जी वो है रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड सेक्टर्स, जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, जी। हाउसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हिंजेस बनाने का काम हो, चाहे वो वुड वर्किंग का काम हो, चाहे वो ब्रिक्स बनाने का काम हो, चाहे वो उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं, उनकी इंडस्ट्री की डिमांड बहुत अच्छी है, जी फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी फूड प्रोसेसिंग आपने कहा रोटी से रिलेटेड है। बिल्कुल। फूड प्रोसेसिंग में पूरे देश में इतनी डिमांड है कि आप जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे उसमें चाहे टोमेटो केचप बनाने की लगा लीजिए, जी चाहे आप फ्लोर मिल लगा लीजिए, चाहे आप ऑयल मिल लगा लीजिए, चाहे आप राइस मिल लगा लीजिए, चाहे आप प्रोसेसिंग की बाकी रेडीमेड बना लीजिए, सब बिकेगा। जी तो रोटी और कपड़ा, जी तो टेक्सटाइल से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज होंगी पूरे देश में, उसमें मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी डोमेस्टिक डिमांड इतनी अच्छी स्ट्रांग है। तो इन तीनों सेक्टर से रिलेटेड कोई भी आप स्मॉल इंडस्ट्री लगाएंगे, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्क लाइक एनीथिंग। मार्केट टाइम्स को आपने अपना कीमती समय दिया। मार्केट टाइम्स चूंकि दुनिया का पहला कमोडिटी और बिजनेस फोकस्ड चैनल है जिसपे हम पूरे दुनिया की मार्केट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, उस पर आपके 2 लाइन्स चाहिए। मुझे मार्केट टाइम्स के बारे में जो जानकारी आज मुझे मिली है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और कम लागत में करोड़ों लोगों तक और पूरे वर्ल्ड में जी मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और कंज्यूमर्स और जो कस्टमर्स हैं या जो उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं उनको इसकी जानकारी देना, वो भी उनके अपने घर में लैपटॉप और सेल फोन के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और इसमें लाखों और करोड़ों लोग जुड़ेंगे। मैं आपको बहुत ही अपनी तरफ से बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ। थैंक यू सर।